कृषि दर्शन देखने वाले अपने सभी दर्शकों को विश्वास मोहन का नमस्कार। आजकल मौसम में रोज़ ही बदलाव आ रहा है। बात भी ठीक है, हमेशा कोई मौसम एक सा तो रहता नहीं, और इसी के साथ ही वक्त भी कभी एक सा नहीं रहता। जो कल था वो आज नहीं है, और जो आज है वो कल नहीं रहने वाला। इसीलिए कहा जाता है कि जो इंसान वक्त के साथ चलता है वो कभी पीछे नहीं रहता। वक्त के साथ चलने वाला इंसान हमेशा निरंतर प्रगति के पथ पर आगे ही आगे बढ़ता जाता है। तो आइए अब हम भी आगे बढ़ें और सबसे पहले देखें खबरें खेती की। गन्ने का एफआरपी 10 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा। महिला कृषकों के उत्थान की पहल और बदले मौसम से अच्छी उपज के संकेत। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं रीना रावत। अब खबरें विस्तार से। गन्ना किसानों को उनकी उपज की अब अधिक कीमत मिलेगी। सरकार ने गन्ने की कीमत 10 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाने का फैसला किया है। इसका लाभ देश भर के सभी गन्ना किसानों को मिलेगा। गन्ना किसानों के हित को देखते हुए केंद्र सरकार ने गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य यानी एफआरपी 10 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाने का फैसला किया है। वित्तीय मामलों की संसदीय समिति द्वारा प्रस्ताव मंजूर किए जाने के बाद यह फैसला लिया गया है। फैसला लागू होने के बाद गन्ने का एफआरपी विपणन वर्ष 2014-15 के लिए 220 रुपये प्रति क्विंटल हो जाएगा। गन्ने का विपणन वर्ष अक्टूबर से सितंबर के बीच चलता है। एफआरपी वह न्यूनतम मूल्य है जो गन्ना मिलों द्वारा गन्ना किसानों को भुगतान किया जाता है। यहाँ बता दें कि एफआरपी का निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, लेकिन कोई प्रदेश सरकार चाहे तो वह अपना राज्य समर्थित मूल्य तय कर सकती है। चीनी मिलें भी अपनी तरफ से कोई मूल्य तय कर सकती हैं, लेकिन दोनों ही स्थितियों में यह मूल्य एफआरपी से कम नहीं होना चाहिए। महिलाओं के उत्थान के लिए सरकार ने सकारात्मक कदम उठाया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था से करार किया है। इस पहल के माध्यम से सरकार की मंशा ग्रामीण महिला किसानों का उत्थान करना और उनकी आजीविका में वृद्धि करना है। भारत के कुल किसान परिवारों में करीब 1/3 परिवारों की मुखिया महिलाएं हैं, यानी देश में महिलाओं की एक बहुत बड़ी आबादी कृषि कार्यों में लगी है। लेकिन इन महिलाओं को अपनी मेहनत के हिसाब से उचित लाभ और सम्मान नहीं मिल पाता है। ऐसी महिलाओं के उत्थान और उनके कल्याण के लिए अब ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पहल की है। इसके लिए मंत्रालय ने डिजिटल ग्रीन नाम की कंपनी के साथ करार किया है। कंपनी देश भर में सर्वोत्तम कृषि पद्धतियों को जुटाएगी और उनका दस्तावेजीकरण करेगी। फिर इन कृषि पद्धतियों को विभिन्न हाईटेक माध्यमों से देश के उन किसान परिवारों तक पहुंचाया जाएगा जिनकी मुखिया महिलाएं हैं। यह काम मंत्रालय अपने कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत करेगा। इसकी शुरुआत गैर लकड़ी वन उपज और पशुधन उत्पादन में संलग्न महिला किसानों के साथ काम कर रहे स्वयं सहायता समूह के माध्यम से की जाएगी। मंत्रालय ने ऐसे 25 लाख स्वयं सहायता समूह के माध्यम से देश की 3 करोड़ महिलाओं तक इस पहल का लाभ पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए मंत्रालय ने 2600 करोड़ रुपए का बजट रखा है। मौसम में अचानक आया बदलाव किसानों के लिए लाभकारी साबित हो सकता है। तापमान में आई गिरावट से फसलों की अच्छी पैदावार होने की आशा है। कृषि वैज्ञानिकों ने इस बात की पुष्टि की है और कहा है कि इससे सबसे ज्यादा फायदा गेहूं की फसल को होगा। देश के कृषि क्षेत्र के लिए लगातार अच्छी खबरें आ रही हैं। मौसम के तापमान में आया बदलाव किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार उत्तरी, पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में मौसम में अचानक आए इस बदलाव और हिमालय पर हुई बर्फबारी से कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी की संभावना है। गेहूं, दलहन व तिलहन फसलों को मौसम में हुए इस बदलाव का सबसे अधिक लाभ मिलेगा। साथ ही बागानों और बागवानी फसलों से अच्छी उपज प्राप्त होगी। रात के तापमान में गिरावट से सबसे ज्यादा फायदा गेहूं की फसल को मिलेगा, जो इस समय दाना बनने व पकने की प्रक्रिया में है। हालांकि
कृषि वैज्ञानिकों ने आगाह किया है कि खेतों में जलभराव से फसलों को कुछ नुकसान भी हो सकता है। इस बार हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और पंजाब में व्यापक बारिश हुई है। खेती किसानी लगभग पूरी तरह मौसम पर आधारित है। इस कारण मौसम की सही जानकारी काफी अहम हो जाती है। मौसम की सही जानकारी होने से किसान अच्छा उत्पादन लेने में कामयाब होगा और इससे आमदनी भी बढ़ेगी। तो आइए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। अगले 24 घंटों में जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल में बर्फबारी हो सकती है। अगले 48 घंटों में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, केरल और लक्षद्वीप में बारिश होने की संभावना है। अगले 48 घंटों में तमिलनाडु, पांडिचेरी तथा कर्नाटक में भी बारिश हो सकती है। पूसा संस्थान का जो कृषि विज्ञान मेला है ये 26, 27 और 28 फरवरी 2014 को होने जा रहा है और ये एक ऐसा मेला है जहाँ आपको कृषि की सभी तकनीकी एक जगह मिलेगी। आपके जो भी मन में संशय हैं, सुबह हैं, सवाल हैं, उनके जवाब मिलेंगे और आपको बहुत सी नई नई जानकारियाँ मिलेंगी कि भविष्य में कृषि में क्या होने जा रहा है। तो इस मेले का पूरा लाभ उठाएं, पूरा आनंद उठाएं। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। और अब देखते हैं देश की विभिन्न मंडियों में जिंसों के भाव, जिससे आप अपनी मेहनत का पूरा लाभ उठा सकें। शुरुआत करते हैं देश की विभिन्न मंडियों में जिंसों के भाव से। चावल दिवी आंध्र प्रदेश की मंडी में न्यूनतम मूल्य 2400 रुपये से अधिकतम मूल्य 2500 रुपये। कछार असम 2400 से 2800 रुपये। चकुलिया झारखंड 2200 से 2400 रुपये। लामलोंग बाजार मणिपुर 2600 रुपये। मक्का गोपालापुरम आंध्र प्रदेश 1250 से 1310 रुपये। अमरेली गुजरात 1055 से 1475 रुपये। इम्फाल मणिपुर 1600 रुपये। अबू रोड राजस्थान 1550 से 1600 रुपये। बाजरा अलीगढ़ उत्तर प्रदेश 1130 से 1140 रुपये। राजकोट गुजरात 1050 से 1575 रुपये। सरसों तेल बस्ती उत्तर प्रदेश 3115 रुपये। गोलपारा आसम 7800 से 9300 रुपये। अब एक नज़र डालते हैं फल और सब्जियों के भाव पर। केला झज्जर हरियाणा की मंडी में 1500 रुपये। बिलासपुर हिमाचल प्रदेश 3500 से 4000 रुपये। कलाची केरल 2600 से 2800 रुपये। लामलोंग बाजार मणिपुर 3700 से 3900 रुपये। टमाटर पिलेर आंध्र प्रदेश 200 से 400 रुपये। कछार असम 800 से 1200 रुपये। आलू डाल्टेनगंज झारखंड 1000 से 1200 रुपये। ऊना हिमाचल प्रदेश 800 से 1000 रुपये। प्याज नलबारी असम 1400 से 1800 रुपये। राजकोट गुजरात 205 से 705 रुपये। अब एक नज़र विभिन्न मंडियों में मसालों के भाव पर। मिर्च लाल राजकोट गुजरात की मंडी में न्यूनतम मूल्य 4150 से अधिकतम मूल्य 9400 रुपये। पलाकाड़ केरल 7500 से 8000 रुपये। लहसुन सरहिंद पंजाब 3000 से 3500 रुपये। लालगंज उत्तर प्रदेश 2950 से 3050 रुपये। खेती की खबरों में आज इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप देखते रहिए कृषि दर्शन। हमारे
देश में उत्तरी छोर से लेकर दक्षिणी छोर तक और पूर्वी छोर से लेकर पश्चिमी छोर तक करोड़ों किसान भाई बहन खेती का काम करते हैं, बागबानी का काम करते हैं। इसी श्रृंखला में आज हम आपको मिलवा रहे हैं अपने एक ऐसे किसान भाई से जो कि बागबानी का काम करते हैं और अब क्योंकि आम की बौर आने ही वाली है, ऐसा वो क्या करते हैं ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा आम की पैदावार मिलती है। आइए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की ज़बानी। आम फलों का राजा कहलाता है। ये उपाधि इसे यूं ही नहीं मिली। स्वाद और सुगंध में ये वाकई सर्वश्रेष्ठ फल है। विटामिन ए और बी से भरपूर इस फल का प्रयोग इसकी हर अवस्था में किया जाता है। आम का उपयोग ताजे फल के रूप में तो किया ही जाता है, इसे प्रसंस्कृत उत्पादों जैसे स्क्वॉश, जैम, जेली, सिरप और नेक्टर के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। आम भारत का राष्ट्रीय फल है। भारत में आम के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। भारत में प्रतिवर्ष लगभग 9.5 मिलियन टन आम का उत्पादन होता है, जो कुल विश्व उत्पादन का 55% है। किसान भाइयों, तो आप जानते हैं कि फलों का राजा है आम, और आम बहुत ही स्वादिष्ट होता है और पौष्टिकता से भरपूर होता है। लेकिन इसी आम को खाने के स्वाद को पाने के लिए हमें पूरे साल अपने आम के पेड़ पौधों की देखभाल करनी होती है। इस समय खासकर नॉर्थ इंडिया में बौर आने की स्थिति है। फरवरी का महीना शुरू हो चुका है और जिन प्रदेशों में तापमान बढ़ चुका है वहाँ पहले बौर आ चुका है, छोटे छोटे आम भी लग चुके हैं। लेकिन आज बात करेंगे खासकर नॉर्थ इंडिया की। इस समय बौर आने की स्थिति में है और किस तरह देखभाल करनी है, किन किन बातों का ध्यान रखना। आइए इन सब बातों की जानकारी लेने के लिए आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के गांव शाहजहाँपुर में, जिला मेरठ में है। और हमारे साथ हैं नदीम खान भाई, जो बहुत ही अच्छे युवा बागवान है। इस समय बौर आने की स्थिति में है, तो हमारे बागवान भाई क्या कुछ काम करें जिससे कि उन्हें आगे आने वाले समय में फल अच्छा मिल सके। देखिए, ज़िला मेरठ में हमारा गांव जो है फल पट्टी में आता है और यहाँ पर बहुत अच्छी वैरायटीज़ के आम पैदा होते हैं, ख़ास तौर से लंगड़ा, चौंसा, दशहरी और गुलाब जामुन। तो चूँकि यहाँ हमारे गांव की ज़्यादातर इनकम जो है वो आमों के बागात पर ही निर्भर करती है, इसलिए हमारे यहाँ के लोग जो है आमों की देख रेख में और बौर आने के टाइम से लेकर आम बड़ा होने तक बहुत इसकी केयर करते हैं। तो अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में मौसम थोड़ा तब्दील होता जा रहा है, कभी सर्दी देर तक रह जाती है, कभी सर्दी जल्दी चली जाती है। ये टाइम बौर के निकलने का है, तो और थोड़ा गर्म होने पर, क्योंकि अभी स्प्रे वगैरह अगर हम करेंगे तो बारिश आने का ख़तरा है, बारिश के आने से जो है स्प्रे का असर ख़त्म हो जाता है। लिहाजा थोड़ा सा वेट करिए और 10-15 दिन बाद जब थोड़ा सा मौसम और नर्म हो जाए तो इस पर जो है कुनाल फास्ट का स्प्रे करिए। और अगर मौसम ऐसा ही रहता है और 15 फरवरी तक मौसम में बारिश और नमी रहती है तो इसमें आमों में फफूंदी लगने का भी डर रहता है। तो लिहाजा फफूंदी के लिए भी बहुत सारे स्प्रेज और दवाइयाँ मार्केट में मौजूद हैं, तो फफूंदी का ख्याल रखें और कड़ी कीड़े का ख्याल रखें, क्योंकि बौर जब निकलता है तो कड़ी कीड़े का ज़्यादा ख़तरा रहता है। इसलिए कुनाल फास्ट एक बहुत अच्छी दवा है जिसके स्प्रे से मॉल जो है सेफ़ रहता है और मॉल के अंदर कीड़ा नहीं लगता और आमों की अच्छी आमद होती है। तो इन चीज़ों का किसान ध्यान रखें कि इस वक्त मॉल निकलने का टाइम है, स्प्रेज वगैरह का ध्यान रखें, लेकिन अभी नहीं। अभी चूँकि बारिश का मौसम है, बारिश कब हो जाए, कोहरा पाला भी ज़्यादा पड़ रहा है तो दवा ज़्यादा इफ़ेक्टेड नहीं होती। लिहाजा और 10 दिन के बाद जब थोड़ा सा मौसम में गर्माई आ जाए तो इन स्प्रेज का ध्यान रखें। नदीम भाई, ये तो रही बौर में जो इस समय कुछ कीड़े लगेंगे, बीमारी आएगी, लेकिन इस समय कोई खाद देने की ज़रूरत है, कोई निराई गिराई की ज़रूरत है? इस वक्त तो कोई खाद लगाने की ज़रूरत नहीं है। अक्टूबर के महीने में
इनकी आमों की जड़ों में खाद दिया जाता है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये बाग तकरीबन 15 से 20 साल पुराना बाग है। तो इस तरह के बागों में जो है इनकी जड़ों में चारों तरफ जड़ों के एक खड्डा खोदा जाता है तकरीबन 1 फुट का, और उसमें तकरीबन एक पेड़ के हिसाब से 2 किलो NPK, आधा किलो पोटाश और इतनी ही मात्रा में डाई लेकर उसका मिक्सचर बना के वो डाला जाता है। उससे पेड़ों पर शाइनिंग भी आती है और पेड़ों में जान बनी रहती है। जो आम निकलने के बाद पेड़ों में थोड़ी कमज़ोरी आ जाती है तो ये खाद उसको पूरी करता है। तो अक्टूबर के महीने में ये खाद दिया जाता है जिससे पेड़ बने रहें। नदीम भाई, ये तो आपने बताया कि जो बड़े पेड़ हैं उनके लिए खुराक की ज़रूरत है, लेकिन इस साल जो दिन बौर आएगा या इस साल उनको आम लगेंगे, जिन पौधों को 4-5 साल हो गए हैं या 3 साल होने जा रहे थे, उनमें क्या विशेष ध्यान रखने की बात है? आम तौर से आम का बाग जो है वो 10 साल में जवान बाग होता है, लेकिन उससे पहले आम तो 3 साल में ही फल देना शुरू कर देता है। मुनासिब यह है कि अगर किसी ने कमर्शियली बाग लगाया हुआ है तो वो शुरू के बौर अगर तोड़ दे तो ज़्यादा बेहतर है, वरना अगर किसी ने शौकिया थोड़े बहुत आम के पेड़ लगा रखे हैं तो वो तो ना तोड़े, आम लगे रहें, छोटे पौधों में अच्छा लगता है। लेकिन कमर्शियली जिसने बाग के तौर पे जो है आम के पेड़ लगाए हैं तो मुनासिब यह है कि वो 5 साल तक उसके बौर अगर तोड़ता रहे तो ज़्यादा मुनासिब है, क्योंकि बौर तोड़ेगा तो उसकी जान जो है वो पौधे में बनी रहेगी, और अगर आम आने देगा तो उसकी जान जो है वो आम आने में खर्च हो जाएगी। तो मैं तो बेहतर यही समझता हूँ कि 3-4 साल तक उसका बौर तोड़ ही देना चाहिए तो अच्छा है। नदीम भाई, खासकर नॉर्थ इंडिया में जब फरवरी के माह में बौर की शुरुआत हो जाती है और मार्च तक पूरा चलता है, क्या उसके बाद भी दवा की ज़रूरत पड़ेगी जब उसमें छोटे छोटे दाने कहीं कहीं नज़र आएंगे आम के? देखिए, हमारे यहाँ असल में बाग लगाने का तरीक़ा जो है वो थोड़ा गलत हो गया है। हमारे यहाँ किसान जो है बाग का जो डिस्टेंस होना चाहिए, पेड़ से पेड़ का जो डिस्टेंस होना चाहिए, वो किसान ने घटा दिया। उसकी वजह से क्या होता है कि जब बाग थोड़ा पुराना होना शुरू हो जाता है तो वो घना हो जाता है और उसके अंदर ज़मीन तक धूप, सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती, इसलिए उसमें नित नई बीमारियां पैदा होती रहती हैं, आमों की जड़ों में भी और आमों की शाखाओं में भी। तो सबसे पहले तो बाग लगाते वक्त ये ध्यान रखना चाहिए, ये इससे नहीं ज़्यादा होता कि हम ज़्यादा पौधे लगा देंगे तो ज़्यादा जो है फसल लेंगे, बल्कि आम का एक तरीक़ा है, कम से कम आम का डिस्टेंस जो है एक पेड़ से एक पेड़ का 50 से 60 फुट का डिस्टेंस होना चाहिए। तो ऐसे लगाए हुए पेड़ कम से कम 25-30 साल तक आपस में नहीं भिड़ते, और ऐसे पेड़, ऐसे बागों में बीमारियां भी कम आती हैं। तो लिहाजा हमें कोशिश ये करनी चाहिए बाग लगाते वक्त कि हम उसका एक अच्छा डिस्टेंस दें। हाँ, ये कर सकते हैं कि आप आम का बाग लगा रहे हैं 50-60 फुट पे, अगर आपने आम का आम से फासला दिया है तो आप उसके बीच में इतने अमरूद की फसल, अमरूद के पेड़ लगा दें, आड़ू के पेड़ लगा दें, तो उससे फसल लें। जैसे बाग बड़ा हो जाए तो बाग में अमरूद और आड़ू या जो भी आपने ऐसा छोटा फल का पौधा लगाया उसे निकलवा दीजिए, आपका आम का बाग तैयार है। अब हो क्या रहा है, नॉर्थ इंडिया में हमारे ज़्यादातर बाग जो है वो आपस में मिल चुके हैं, घने हो चुके हैं। अब उसका असर हमारी फसल पे पड़ रहा है, साल से साल बीमारी नहीं निकलती बाग में से, किसान परेशान हैं, स्प्रेज वगैरह और दवाइयाँ महंगी हैं, तो इस पे कॉस्ट भी बहुत आती है और बीमारी भी नहीं निकल पाती। तो मेरा किसानों से यही अनुरोध है कि बाग लगाते वक्त वो जो है पेड़ से पेड़ के फासले का ध्यान रखें, और जिनके बाग मिल गए हैं, बहुत घने हो गए हैं, उन्हें मैं मशवरा देता हूँ कि जो बीच के पेड़ हैं या तो उनकी प्रूनिंग कर दें या सरकार से इजाज़त लेके, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से इजाज़त लेके वो एक एक पेड़ बीच में से निकलवा दें। जब तक ज़मीन को धूप नहीं लगेगी, जब तक पेड़ के चारों तरफ हवा और धूप नहीं निकलेगी, फसल अच्छी नहीं आएगी। यही वजह है कि नॉर्थ इंडिया में आमों में बीमारियां ज़्यादा पनप रही हैं। तो इस बात का किसान ख़ास तौर से ध्यान रखें कि जिनके बाग घने हो गए हैं वो परमिशन लेके सरकार से या तो बीच बीच में से पेड़ निकलवाएं ताकि उसमें हवा धूप लग सके, और जो नए बागात लगाने जा रहे हैं किसान, वो इस बात का ध्यान रखें कि कम से कम पेड़ से पेड़ का फासला 50 फुट तो होना ही चाहिए।
देखा किसान भाइयों, कितनी अहम बात यार, कितनी अच्छी बात नदीम भाई ने बताया कि जब तक हमारे पेड़ों के नीचे, पेड़ों पे धूप और हवा नहीं पहुंचेगी, यानी कि बीमारी भगेगी और हमें उत्पादन फलों का ज़्यादा मिलेगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखें, खासकर जो हमारे बागान नए बाग लगाना चाह रहे हैं वो वैज्ञानिक की सलाह ले लें। जैसा कि नदीम भाई ने बताया, वो दूरी बना के रखेंगे तो भाई उनके बाग लंबे समय तक आम के बाग यानी कि फल देते रहेंगे। नदीम भाई, अब बात आ रही है सिंचाई की, तो पानी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो सिंचाई कब कब लगानी शुरू करें? देखिए, जैसा कि किसान भाई जानते हैं कि आमों की फसल आमतौर पर जुलाई अगस्त का मौसम रहता है हमारे यहाँ, तो उस दौरान बारिशें भी होती रहती हैं, तो सिंचाई की कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। ये सीज़न निकलने के बाद मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो फरवरी में फिर जाके मॉल निकलता है। तो इस बीच में कम से कम बाग की 2-3 जुताइयाँ करानी चाहिए और कम से कम 2-3 पानी बाग को ज़रूर आने चाहिए। किसान भाई, जैसा कि आप जानते हैं कि फरवरी के महीने से लेके यानी कि जब तक आम बनता है, एक तरह हम कह सकते हैं गर्भकाल है, या जिस तरह गर्भवती महिलाओं की विशेष हम ध्यान रखते हैं, चाहे टीके की बात है, चाहे उनकी खुराक की बात है। तो नदीम भाई, बौर बनने से लेके आम बनने तक क्या कुछ हमारे किसान भाई देखभाल रखें हैं जिससे कि आम स्वस्थ उनको मिल सके? देखिए भाटी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वाकई बागों की ये जो टाइम आता है बौर निकलने से छोटा आम बनने तक, ये बहुत नाजुक दौर होता है बागबान के लिए। इसी में अगर जो समझदार बागबान हैं और जो इसकी सही देख रेख कर लेते हैं, किस वक्त स्प्रे करना है, किस वक्त बंदा तोड़ना है, तो वो अच्छी फसल पाते हैं। अब जैसे अभी इस फरवरी एंड तक पूरा मॉल बाहर आ जाएगा, उस वक़्त कीड़ा भी अपने शबाब पर होता है और कीड़ा भी मॉल को खाने के लिए तैयार रहता है। उस वक्त स्प्रे आप करें। जब मॉल निकल के बाहर आ जाता है तो उसमें एक आम में मॉल की गांठ बन जाती है, जिसे देसी भाषा में बंदा बोलते हैं। बहुत सारे किसान लोग जो है उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, लेकिन वो बंदा चूँकि इतना बड़ा होता है और खूब घना, उसके अंदर कीड़े अपना घर बना लेते हैं और उसमें कीड़े जो है पैदा होते रहते हैं। तो उस बंदे का ध्यान रखना चाहिए, उस बंदे को ख़ास तौर से तुड़वा देना चाहिए। और आप देखेंगे, अगर आप किसी पेड़ के नीचे से गुज़र रहे हैं और हल्की हल्की बूंदें गिर रही हैं, तो समझ लीजिए कि उसमें कीड़ा लगा हुआ है मॉल में, तो तुरंत स्प्रे का इंतज़ाम करें। और ये निशानी है कि ज़मीन पर बूंदों की शक्ल में पानी गिरता रहता है, तो किसान भाई इस बात का ध्यान रखें कि जिस पेड़ के नीचे से उन्हें ये महसूस हो कि इसके नीचे पानी की बूंदें सी गिर रही हैं, तो उस पर जो है फ़ौरन स्प्रे कराना चाहिए। अव्वल तो सारे बाग में ही स्प्रे होगा, एक पर्टिकुलर उस पेड़ पर नहीं। तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि इस किसान भाई मॉल निकलने से लेकर जब तक आम छोटा छोटा ना बन जाए, तो बड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, बहुत स्प्रे वगैरह की ज़रूरत है। और जिस वक्त बड़ा आम होना शुरू हो जाता है तो फिर इतनी प्रॉब्लम नहीं रहती। किसान भाइयों, जैसा कि नदीम भाई ने बताया, क्योंकि काफ़ी अनुभव है युवा होने के नाते, क्योंकि पारंपरिक घर में ये बागान भाई अब नदीम भाई हैं। चूँकि आपके आसपास अगर आपके पास कोई वैज्ञानिक है जो फल बागवानी का काम करते हैं, आप उनसे भी सलाह ले सकते हैं। नदीम भाई, आपने हमारे खासकर बागवान भाइयों को बहुत अच्छी जानकारी दी। इन सब बातों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया जी। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-DD, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-DD और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-DD। भेजे हमें मेल कृषिदर्शन-DD@gmail.com पर।
और अब इसी के साथ ही, क्योंकि हमारे आज के कृषि दर्शन का समय यहीं पर समाप्त हुआ जाता है, इससे पहले कि हम आपसे आज्ञा लें, आपको याद दिला दें कि कल शुक्रवार है, यानी चिट्ठी पत्री का दिन। तो अपनी चिट्ठियों का जवाब लेने के लिए तैयार रहिए। और अब दीजिए इजाज़त, मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।